सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द जेंटलमैन के बारे में। ये कहानी है माइकल पियर्सन की, जिसे सब मिकी कह के बुलाते हैं। और मिकी मैरिजुआना जैसे नशीले पदार्थ का व्यापार करता है और अपने व्यापार को जिंदा रखने के लिए उसने बहुत सारे खून खराबे किए हैं। लेकिन अब मिकी इन सारी चीजों से तंग आ चुका है, इसीलिए वो अपने बिजनेस को बेच के अपनी बची हुई जिंदगी अपनी पत्नी के साथ शांति से जीना चाहता है। लेकिन अब इसके व्यापार पे बहुत सारे गंदे लोगों की नजर है और गंदे लोग अपनी गंदगी से कभी भी बाज नहीं आते। दोस्तों, इस फिल्म को गाई रिची ने डायरेक्ट किया है और गाई रिची मेरे सबसे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने हॉलीवुड को कुछ कमाल की फिल्में दी हैं, जैसे कि स्नैच और लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स। और हम गाई रिची के सारे फिल्मों को अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने गाई रिची की एक फिल्म को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है जिसका नाम है रेथ ऑफ मैन, और रेथ ऑफ मैन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम मिकी को देखते हैं, जो कि अभी अभी एक बार में आकर के बैठा है। और यहाँ पे मिकी अपने व्यापार को लेकर के एक शानदार बात कहता है कि अगर आप जंगल का राजा बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको सिर्फ शेर की तरह हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि आपको सचमुच का शेर बनना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे मिकी को उसकी पत्नी का कॉल आता है। मिकी की पत्नी का नाम है रोजलिंड, और रोजलिंड बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो मिकी को कुछ कहना चाहती है, तभी अचानक पीछे से गोली चलती है और मिकी की टेबल पे चारों तरफ खून फैल जाता है। और अब हम देखते हैं रेमंड स्मिथ को, जो कि मिकी का सबसे खास आदमी है। और स्मिथ जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी मुलाकात होती है फ्लेचर से, और फ्लेचर यहाँ पे स्मिथ से थोड़ी देर बातें करता है। और तब वो स्मिथ को पूरी बात बताता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और थोड़े दिन पहले डेली प्रिंट के एडिटर बिग डेव ने उसे हायर किया था कि वो मिकी के बारे में सारी चीजें पता करे कि मिकी का लॉर्ड चार्ल्स प्रेसफील्ड से क्या रिश्ता है। और प्रेसफील्ड की मदद लेने के बाद मिकी यहाँ पे नाजायज काम करता है, क्योंकि प्रेसफील्ड एक बहुत ही बड़ा आदमी है, वो राजाओं का वंशज है। तभी स्मिथ फ्लेचर से पूछता है कि आखिर बिग डेव मिकी को क्यों एक्सपोज करना चाहता है। तब फ्लेचर बताता है कि बिग डेव एक पार्टी के दौरान मिकी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन मिकी ने उससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि बिग डेव ने हाल ही में अपने न्यूज़पेपर के द्वारा एक आदमी को समलैंगिक बताया था, जिससे उस आदमी की पूरे समाज में बदनामी हुई थी। और वो आदमी मिकी का दोस्त था, इसीलिए उसने उससे हाथ नहीं मिलाया। और इस बात पे बिग डेव को बहुत गुस्सा आया और उसने फ्लेचर को हायर कर लिया ताकि वो मिकी को एक्सपोज कर सके। इसीलिए उसने फ्लेचर को हायर किया और फ्लेचर ने अब मिकी के बारे में सारी चीजें पता लगा ली है। और अब फ्लेचर ने एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, वो भी स्क्रीन प्ले के साथ। और अगर स्मिथ ने उसकी बात नहीं मानी तो फ्लेचर इस पूरे स्क्रिप्ट को लीक कर देगा और कहीं इस पे फिल्म भी बने। और अगर स्मिथ चाहता है कि इस स्क्रिप्ट को लीक ना किया जाए, तब उसे फ्लेचर को $20 मिलियन देने पड़ेंगे। लेकिन स्मिथ को इन सारी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि फ्लेचर को कोई भी जानकारी नहीं मिली है और वो झूठ बोल रहा है। और इस बात को सुनने के बाद फ्लेचर अपनी पूरी स्क्रिप्ट को बताना शुरू करता है, वो भी स्क्रीन प्ले के साथ। और वो बताता है कि मिकी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था अमेरिका में, और उसकी माली हालत बहुत ही खराब थी। फिर उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड स्कॉलरशिप मिला और वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो अपने कॉलेज में मैरिजुआना बेचने लगा, जिससे उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। तब उसने निश्चय किया कि वो इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएगा और वो दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। और बहुत दिनों तक मेहनत और खून खराबा करने के बाद उसने अपना साम्राज्य बनाया और फिर वो बना मैरिजुआना के सबसे बड़े डीलर्स में से एक। और वक्त के साथ साथ मिकी ने शादी भी की और फिर मिकी ने निश्चय किया कि वो इस व्यापार से संन्यास ले लेगा। इसीलिए अब वो अपने सारे फार्म्स बेचने वाला है और उसके साथ साथ उसके पास 50 टन मैरिजुआना भी पड़े हुए हैं और वो इन सारी चीजों को 400 मिलियन पाउंड्स में बेचना चाहता है। और अभी उसके पास सिर्फ एक ही खरीदार है, जिसका नाम है मैथ्यू बर्जर। और मैथ्यू इसके व्यापार को खरीदने में रुचि दिखा रहा है, क्योंकि वो एक करोड़पति आदमी है। और मैथ्यू यहाँ पे मिकी से कहता है कि उसे उसका फार्म देखना है। और अब मिकी मैथ्यू को लेकर के जाता है अपने 12 में से एक फार्म को दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पहुंचते ही मैथ्यू कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और ये जगह बिल्कुल वीरान है। तभी मिकी मैथ्यू को एक डब्बे के अंदर लेकर के जाता है और जब ये दोनों वहाँ से नीचे जाते हैं, तब मैथ्यू देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे मैरिजुआना के पौधे हैं और ये बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहे हैं। और मिकी ने इन सारी चीजों को ऐसे छुपा करके रखा है जिन्हें कभी कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। और मिकी के पास ऐसे 12 फार्म्स है और 12 फार्म्स में इसने जितनी भी जमीनों का इस्तेमाल किया है, उन सारी जमीनों को इसने लीज पे लिया है। और वो सारी जमीनें इंग्लैंड के सबसे अमीर आदमियों के हैं और ये सारी की सारी जमीनें बड़े लोगों की हैं, इसीलिए खतरा भी कम है। कोई भी कभी भी यहाँ पे रेड नहीं मार सकता। और इन सारी जमीनों को मिकी ने लॉर्ड चार्ल्स प्रेसफील्ड की मदद से ली है, जो कि खुद इंग्लैंड के राजाओं में से एक है। और मैथ्यू इन सारी चीजों को देख करके बहुत प्रभावित होता है। फिर मिकी कहता है कि उसने बहुत वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपने साम्राज्य को बनाया है और जितनी चीजें वो 400 मिलियन पाउंड्स में बेच रहा है, इन चीजों की कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। और अब धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि मिकी अपने पूरे बिजनेस को बेच रहा है। और ये बात पता लगती है गैंगस्टर को, जिसका नाम है ड्राई आई। और ड्राई आई एक चाइनीज गैंगस्टर के लिए काम करता है, जिसका नाम है लॉर्ड जॉर्ज। लेकिन ड्राई आई यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये कर देता है कि वो डायरेक्ट मिकी के पास नहीं जाता, बल्कि वो मिकी की पत्नी रोजलिंड के पास जाता है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मिकी से मिलवाए। लेकिन इन सारी चीजों का उल्टा असर होता है। रोजलिंड ड्राई आई को मिकी से मिलवा तो देती है, लेकिन वो ड्राई आई की हरकतों से ज्यादा खुश नहीं है। इसीलिए मिकी भी यहाँ पे ड्राई आई पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और ड्राई आई यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से बात करता है मिकी से और वो मिकी को धमकी भी देता है। और इस बात से मिकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ड्राई
ड्राई आई को एक गोली भी मारता है, लेकिन वो उसके हाथ में गोली मारता है ताकि ड्राई आई मरे ना, बल्कि उसे एक सबक मिले, और ड्राई आई यहाँ से चला जाता है। तभी मिकी के एक फार्म पे कुछ चोर पहुंचते हैं, और ये सारे चोर MMA फाइटर्स हैं, और ये यूट्यूब पे बहुत ही फेमस है। इन्हें यूट्यूब पे टोडलर्स के नाम से जाना जाता है। ये सारे लोग पहले यहाँ पे चोरी करते हैं और फिर यहीं पे एक रैप वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। और इस वीडियो को मिकी भी देख लेता है कि कुछ लोगों ने उसके फार्म से marijuana चुराया है और उसके साथ साथ उसकी वैन भी चुराई है। और मिकी समझ जाता है कि कोई इनके खिलाफ गहरी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आज से पहले उसके फार्म में कभी कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब से उसने अपने फार्म्स को बेचने के लिए कहा है, तभी से ये सारी चीजें हो रही है। और आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने इसके यहाँ पे चोरी भी की। इसलिए मिकी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस गुत्थी को सुलझाया जाए। तभी हम उन सारे MMA फाइटर्स को देखते हैं और यहीं पे उनका कोच होता है, जिसे सारे लोग कोच कह के बुलाते हैं। और कोच यहाँ पे सारे लोगों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो सबको जल्दी से इस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है, क्योंकि कोच को पता लग गया है कि इन्होंने मिकी के फार्म पे चोरी की है। और कोच को ये बात भली भांति पता है कि मिकी कितना खतरनाक आदमी है। तभी हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि मिकी से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे सारे फार्म बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन अभी अभी वहाँ पे चोरी हुई है, इसीलिए शायद हमें अपने डील पे फिर से विचार करना चाहिए। और मिकी समझाता है कि ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, हम जल्दी इस गुत्थी को सुलझा देंगे। लेकिन इस हादसे के बाद से मिकी का धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है, इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो अपने सारे फार्म्स को कहीं और ट्रांसफर करेगा। लेकिन इन सबको ट्रांसफर करने में इसे बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तभी हम प्रेसफील्ड को देखते हैं, जिनकी बेटी बहुत दिनों से लापता है। और प्रेसफील्ड को लगता है कि उसकी बेटी को सिर्फ मिकी ढूंढ सकता है, क्योंकि मिकी का पूरे शहर पे नियंत्रण है। और प्रेसफील्ड मिकी की हमेशा ही मदद करते रहते हैं उसके व्यापार में, इसलिए प्रेसफील्ड को लगता है कि मिकी उनकी बेटी को जरूर ढूंढेगा। और मिकी ऐसा ही करता है। मिकी इस काम को देता है स्मिथ को, क्योंकि स्मिथ उसका सबसे बेहतरीन आदमी है। और स्मिथ जल्दी से प्रेसफील्ड की बेटी को ढूंढ भी लेता है। लेकिन यहाँ पे उसके साथ दो लड़के हैं जो कि बहुत ही बदतमीज हैं, इसीलिए पहले ये लोग उन दोनों लड़कों को डांटते हैं और फिर स्मिथ प्रेसफील्ड की बेटी को यहाँ से लेकर के जाने लगता है। दरअसल प्रेसफील्ड की बेटी एक बहुत बड़ी नशेड़ी बन चुकी है। वो दिन भर नशे में डूबी रहती है, इसीलिए वो अपने घर से भाग आई थी। और अभी वो जिन लड़कों के साथ थी वो भी बहुत बड़े नशेड़ी हैं। इसीलिए स्मिथ यहाँ पे अपने दो लोगों को छोड़ के जाता है, ताकि जब तक प्रेसफील्ड की बेटी घर ना पहुंच जाए तब तक इसके लोग यहीं पे रहेंगे, ताकि ये दोनों लड़के किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ी ना कर सके। और स्मिथ जैसे ही प्रेसफील्ड की बेटी को लेकर के नीचे जाता है, तभी उसे पता लगता है कि उनमें से एक लड़का ऊपर से नीचे गिर के मर चुका है, क्योंकि वो स्मिथ के आदमियों के साथ हाथापाई कर रहा था और इसी बीच वो गलती से नीचे गिर गया। और अब यहाँ पे स्मिथ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस चीज में प्रेसफील्ड की बेटी इन्वॉल्व है और वो नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी हंगामा हो। इसीलिए लोग जल्दी से उस लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। तभी यहाँ के कुछ लड़के इस घटना की वीडियो बना लेते हैं और अब ये सारे लोग उन लड़कों के पीछे भागने लगते हैं जिन्होंने इस घटना की वीडियो बनाई है। इनमें से कुछ लोगों को ये लोग पैसे देने के बाद उनका फोन ले लेते हैं, लेकिन इनमें से एक लड़का बहुत ही शरारती है। वो पैसे लेने के बाद भी इन्हें फोन नहीं देना चाहता और स्मिथ उसके पीछे भागते रहता है। और थोड़ी देर के बाद वो लड़का स्मिथ को ऐसी जगह पे लेकर के जाता है जहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो सारे उस लड़के के दोस्त होते हैं। और अब ये लोग यहाँ पे स्मिथ को धमकी देते हैं कि वो इसके सारे पैसे भी लेंगे और वो इस वीडियो को भी इंटरनेट पे डाल देंगे। तभी स्मिथ अपनी बड़ी सी बंदूक निकालता है और जब वो गोलियां चलाता है तो उस लड़के के सारे दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं और उस लड़के को भी पता चलता है कि स्मिथ क्या चीज है। और अब स्मिथ बिना पैसे दिए उनसे उनका मोबाइल ले लेता है। तभी फ्लेचर कहता है कि तुम लोगों को लगा कि तुमने सारे सबूतों को मिटा दिया है, लेकिन उस वक्त मैं वहीं पे मौजूद था और मैंने उन सारी घटनाओं की तस्वीरें खींच ली जो कि अभी भी मेरे पास है। और अब हम कोच को देखते हैं जो कि स्मिथ के पास पहुंचता है और स्मिथ से कहता है कि उन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने जितनी भी चीजें चुराई थी वो सारी चीजों को लेकर के आया है और उस वैन को भी। और कोच ये भी कहता है कि वो इस गलती के हर्जाने को भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी स्मिथ कहता है कि मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें फार्म का एड्रेस किसने दिया था। और अब कोच उस आदमी को पकड़ता है जिसने उसके स्टूडेंट्स को वो एड्रेस दिया था और वो आदमी बताता है कि वो ड्राई आई के लिए काम करता है। और अभी ये लोग उस आदमी से कुछ और पूछते इससे पहले ही वो भागने लगता है और भागते भागते वो एक ट्रेन के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मिकी को ये सारी बातें पता लगती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मिकी जानता है कि ड्राई आई लॉर्ड जॉर्ज के लिए काम करता है, इसीलिए मिकी अब लॉर्ड जॉर्ज के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मेरे फार्म पे चोरी करवा के, और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने अभी जो चाय पिया उसके अंदर जहर था। और अब लॉर्ड जॉर्ज उल्टियां करने लगता है और वो जल्दी ही मरने वाला होता है। तभी मिकी उसे उस जहर की दवाई देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे एक लैब को आग लगा रहा हूँ जिसके अंदर तुम हीरोइन बनाते हो, क्योंकि तुमने मेरे फार्म में चोरी करवाई और उसके साथ साथ तुम्हारे हीरोइन के ओवरडोज से लॉर्ड प्रेसफील्ड की बेटी की मृत्यु हो गई। और अब मेरी नजर तुम पे है, अगर अगली बार तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें वार्निंग देके नहीं छोड़ूंगा। और अब लॉर्ड जॉर्ज पहुंचता है ड्राई आई के पास, क्योंकि लॉर्ड जॉर्ज को इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे ये भी पता नहीं था कि ड्राई आई मिकी के बिजनेस को खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए लॉर्ड जॉर्ज यहाँ पे ड्राई आई पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं अभी कभी तुम्हें अपने गिरोह से बाहर निकालता हूँ। और इतना कहने के बाद जॉर्ज
जॉर्ज अपने आदमी को कहता है कि वो ड्राई आई को मार दे, लेकिन उस आदमी को पहले ही ड्राई आई ने खरीद लिया है, इसीलिए वो ड्राई आई को ना मार करके जॉर्ज को मार देता है और जॉर्ज के मरते ही ड्राई आई उसकी जगह ले लेता है और खुद को गैंगस्टर समझने लगता है। और अब यहाँ पे फ्लेचर एक और अनोखी बात बताता है और वो एक वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में ड्राई आई और मैथ्यू एक साथ होते हैं और इस वीडियो में इन दोनों की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन फ्लेचर इनका लिप रीड करके बताता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। फ्लेचर बताता है कि इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि मैथ्यू उसे मिकी के फार्म का एड्रेस बताएगा और वो उसके सारे फार्म्स को धीरे धीरे नष्ट करने लगेगा, जिससे मैथ्यू मिकी के बिजनेस को कचरे के भाव में खरीदेगा और मैथ्यू ड्राई आई की मदद करेगा ताकि वो लॉर्ड जॉर्ज को मार करके उसकी जगह ले सके। और अब ड्राई आई बहुत ही जल्दी में है, उसे लगता है कि वो एक गैंगस्टर बन चुका है, इसीलिए वो बदला लेने के लिए पहुंचता है मिकी के पत्नी के पास, क्योंकि मिकी ने उसे एक बार गोली मारी थी। और यहाँ पे ड्राई आई रोजलिन को कहता है कि वो अपने पति को कॉल करे और वो मिकी को कॉल करती है और ये वही दृश्य होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। यहाँ पे रोजलिन मिकी को पूरी बात बताती है कि ड्राई आई उसके पास आ चुका है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी मिकी के पीछे एक आदमी आता है और वो मिकी को मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त पीछे से स्मिथ आकर के उसे गोली मार देता है और ड्राई आई का आदमी यहाँ पे मर जाता है, लेकिन स्मिथ बिल्कुल सही सलामत होता है। और अब मिकी स्मिथ के साथ अपनी पत्नी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम रोजलिन को देखते हैं जो कि ड्राई आई के 2 लोगों को मार देती है और इस बात से ड्राई आई गुस्सा हो जाता है और वो रोजलिन का बलात्कार करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मिकी पहुंच जाता है और वो ड्राई आई को मार देता है और यहाँ पे फ्लेचर की स्क्रिप्ट की कहानी खत्म होती है और फ्लेचर कहता है कि इतनी कहानी काफी है मिकी को एक्सपोज करने के लिए, इसीलिए अब तुम्हारे पास 72 घंटे का वक्त है। 72 घंटे के अंदर अगर तुम मुझे 20 मिलियन पाउंड्स दे देते हो तब मैं ये स्क्रिप्ट तुम्हें दे दूंगा, वरना मैं इसे हर जगह फैला दूंगा। और इतना कहने के बाद फ्लेचर यहाँ से निकल जाता है और अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले कोच के लोग पकड़ते हैं बिग डेव को और बिग डेव को नशीली दवाइयां देने के बाद मजबूर कर देते हैं कि वो एक सुअर के साथ सेक्स करे और वो लोग इस चीज की वीडियो भी बनाते हैं और फिर वो लोग बिग डेव को धमकी देते हैं कि अगर तुमने मिकी के बारे में कभी कुछ भी छापा तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे और तुम दुनिया में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और यहाँ पे बिग डेव का काम खत्म हो जाता है, वो अब कभी भी मिकी के खिलाफ नहीं जाएगा। और अब बारी आती है मैथ्यू की। मिकी मैथ्यू को लेकर के अपने नए फार्म पे जाता है और मैथ्यू को ऐसा लग रहा होता है कि मिकी को कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए वो मिकी को कहता है कि तुमने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है और अब तुम्हारे फार्म्स की कीमत उतनी नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि अब मुझे सारे फार्म्स को नए जगहों पर शिफ्ट करना पड़ेगा जिसमें बहुत ही ज्यादा खर्च आएगा, इसीलिए अब मैं तुम्हें सिर्फ 170 मिलियन पाउंड ही दे पाऊंगा। और इस बात को सुनने के बाद मिकी कहता है कि तुम इस चीज को भूल जाओ कि मैं तुम्हें अपना फार्म बेचूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साजिश के बारे में पता चल चुका है। और इतना कहने के बाद वो मैथ्यू को ड्राई आई की लाश दिखाता है और कहता है कि तुमने मेरे धंधे का बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसीलिए अब तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी और मुझे 270 मिलियन पाउंड्स देने पड़ेंगे और मेरे 270 मिलियन पाउंड्स देने के बाद ही तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे, वरना मेरा आदमी तुम्हें यहीं पे मार के फ्रीज कर देगा। और अब मैथ्यू 270 मिलियन पाउंड्स देने के लिए मान जाता है। तब मिकी कहता है कि तुमने इन सारी चीजों में मेरी पत्नी को भी घसीटा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस चाहिए और अब इसका निर्णय तुम ले सकते हो कि तुम अपने शरीर का कौन सा हिस्सा दोगे। और अब यहाँ पे मिकी का मैथ्यू से भी हिसाब बराबर हो गया। और फिर बारी आती है फ्लेचर की और जब फ्लेचर स्मिथ से पैसे मांगता है तब स्मिथ बताता है कि हम तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स को ले चुके हैं, क्योंकि जब तुम मेरे घर आए थे तभी मैंने तुम्हारे जूते में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था और फिर हमें तुम्हारी लोकेशन पता चली और कोच के स्टूडेंट्स ने उन सारे स्क्रिप्ट को हथिया लिया और तुम्हारे पास जितनी भी तस्वीरें या फिर जितने भी सबूत थे वो सब हमारे पास है। और अब तुम अगर किसी को कहानी सुनाते भी हो तो तुम्हारे कहानी पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और इतना कहने के बाद स्मिथ फ्लेचर को एक डब्बे में बंद कर देता है और अब इन लोगों ने मिकी के खिलाफ जितने भी सबूत थे सबको खत्म कर दिया। तभी हमें एक और बात पता चलती है, फ्लेचर ने यहाँ पे आने से पहले एक बैकअप प्लान बनाया था। प्रेसफील्ड की बेटी को बचाते समय जिस लड़के की मृत्यु हुई थी, फ्लेचर ने उसके पिता को पूरी सच्चाई बता दी थी कि स्मिथ ने उसके बेटे को मारा है और उस लड़के का पिता एक बहुत ही बड़ा आदमी है, इसीलिए वो स्मिथ को मारने के लिए गुंडे भेजता है। लेकिन कोच की नजर बाहर ही उन गुंडों पे पड़ जाती है और कोच उन्हें मार देता है। तभी फ्लेचर यहाँ से भाग जाता है और हम मिकी को देखते हैं जिसे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है और ये सारे रशियन गुंडे हैं जिसे उसी मरे हुए लड़के के पिता ने भेजा है और वो मिकी को यहाँ से लेकर के जा ही रहे होते हैं। तभी कोच के स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं और वो रशियन गुंडों को मार के मिकी को छुड़ा लेते हैं। तभी हम फ्लेचर को देखते हैं जो कि मिरामैक्स प्रोडक्शन हाउस गया हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसके पास कोई भी सबूत नहीं है और उसे कहीं से कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो चाहता है कि जो स्टोरी उसने लिखी है अगर उस पर फिल्म बन जाए तो इसे कुछ पैसे मिल जाए। इसीलिए मिरामैक्स प्रोडक्शन हाउस जाता है जहाँ इसकी मुलाकात होती है गाई रिची से। ये वही आदमी है जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, लेकिन गाई रिची को ये स्क्रिप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फ्लेचर प्रोडक्शन हाउस से बाहर आने के बाद एक कैब में बैठ जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो जिस कैब के अंदर बैठा है उसे स्मिथ चला रहा है और अब स्मिथ उसे मारने वाला है और फिर यहाँ पे फ्लेचर का भी काम तमाम हो जाता है। तभी हम मिकी को देखते हैं जो अब बहुत ही खुश है और वो अपनी पत्नी से बातें कर रहा है और वो निश्चय करता है कि अब वो इस बिजनेस को चलाता रहेगा, उसे बेचेगा नहीं। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे हम अपने चैनल पे गाई रिची की और भी फिल्मों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।